सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सा, चलिए वो मैटर नहीं करता कि आप बीए में हो या फिर बीकॉम में हो, आप आराम से इस सीरीज देख सकते हो। बस आपकी जो बुक का नाम है वो क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल। चलिए शुरू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं किसी भी बुक के, चाहे इस बुक के हो चाहे किसी भी बुक के हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल से। चलिए तो इससे पहले बता दूं कि हमने पहले से ही ऑलरेडी 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्राइस एंड रिसोर्स एलोकेशन। सिंपल। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है और गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से करती है। सिंपल। हाँ, और इस चैप्टर में भी बहुत जल्दी, छोटा सा चैप्टर है, आप जल्दी से खत्म कर लोगे। बस इसके अंदर आपको ये 3 कंसेप्ट सीखने हैं। पहली चीज आपको समझना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि डिमांड और सप्लाई में अगर कोई चेंज होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम पे। तीसरी चीज आपको सीखनी है मार्केट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस दोनों के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। सिंपल से। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिमांड क्या चीज है और आपको पता होना चाहिए कि ये सप्लाई क्या चीज है। जैसे कि आपने पहले से ही पता है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, आपने पढ़ा भी है। यहाँ पे शो करते हैं प्राइस और यहाँ पे शो करते हैं क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसे? डिमांड कर्व। सिंपल। बढ़िया, बहुत अच्छे। और ऐसे ही आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ये होता है सप्लाई कर्व। यहाँ पे भी शो किया जाता है प्राइस और यहाँ पे शो करते हैं क्या, क्वांटिटी। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो वो होता है नेगेटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पे प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच में होता है यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। सिंपल इतना। बहुत अच्छे। अब आगे समझिए ध्यान से, ये है सप्लाई। डिमांड शो करता है कि ये कंज्यूमर किस तरीके से अपना सामान खरीदना चाहता है। जैसे कोई एग्जांपल देता हूं, तो अगर कोई इसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन वहीं पे अगर प्राइस कम होगा तो वो डिमांड क्या करेगा, कंज्यूमर ज्यादा करेगा। सस्ती चीजें ज्यादा खरीदी जाती है कंज्यूमर के द्वारा। सिंपल ना। लेकिन अगर बात करी जाए सप्लाई की, तो अगर प्राइस कम है तो हम माल क्या बेचना चाहेंगे, हम कम माल बेचना चाहेंगे, कम माल बेचूंगा क्योंकि प्रॉफिट कम मिल रहा होगा। लेकिन वहीं पे अगर मेरे को मान लो प्राइस ज्यादा मिल रहा है किसी चीज का, तो मैं ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को प्रॉफिट भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा मिल रहा होगा क्योंकि प्राइस ज्यादा है चीजों के। सिंपल ना। तो हमारा नेचर कंज्यूमर के नेचर से थोड़ा सा अलग होता है। हम बेचना चाहते हैं कब, जब हमें ज्यादा प्राइस मिले। कंज्यूमर खरीदना चाहता है कब, जब उसे प्राइस क्या मिले, कम मिले। अब इसी में प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, ऐसा कौन सा प्राइस रखा जाए कि जहां पे कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो जाए और एक सेलर भी सेटिस्फाई हो जाए। सिंपल। तो वहीं पे कंसेप्ट का नाम आता है इक्विलिब्रियम। क्या नाम आता है, इक्विलिब्रियम। EQUIB, एक सेकंड, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। सिंपल। अब ये इक्विलिब्रियम कैसी चीज है? इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है सर। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहां पे दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक डिमांड करने वाला भी और एक सप्लाई करने वाला भी। सिंपल। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और समझा दूं, जब आपने डिमांड के बारे में पढ़ा है तो जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो उससे पहले डिमांड की डेफिनेशन बता देना। क्या आपको डिमांड की डेफिनेशन पता है? कह रहा नहीं भैया हम भूल गए। बहुत अच्छे सर, मेरे को पता था आप भूल जाओगे इसलिए मैं याद करके आया हूं। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लिखोगे इट शोज वेरियस quantity demanded at various price, तो डिमांड क्या है, इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस। सिंपल। सेम ऐसे ही सप्लाई की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। सिंपल। ये अलग अलग क्वांटिटी को दिखाता है जो अलग अलग प्राइस पर मांगी जाए, और ये अलग अलग सप्लाई को दिखाता है जो अलग अलग प्राइस पर मांगी, मतलब बेची जाए। सिंपल। बढ़िया। तो डेफिनेशन आपको याद होगी। चलो अब समझते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों डिमांड वाला और सप्लाई वाला भी एक जगह पे इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, यानी संतुलन में हो जाते हैं। सिंपल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुलन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिमांड और सप्लाई कहां पे बराबर हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों बराबर है। तो बस इसी पॉइंट को, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। सिंपल। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और यहीं पे जो प्राइस फिक्स होता है, ये सारे वैसे प्राइस ही हैं। ये यहाँ पे सब चीज क्या दिखाई जाती है, प्राइस ही दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला प्राइस फिक्स हुआ मार्केट में, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि ये कौन सा प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम का प्राइस है। सिंपल। और इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन क्या बनेगी, सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है ना, हाँ जी। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इक्विलिब्रियम क्या है, आप बोलोगे इट इज ए पोजिशन। इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज ए पोजिशन
इट इज ए पोजीशन एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। एक ऐसी पोजीशन जहां पर डिमांड किसके बराबर हो जाए, सप्लाई के, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। आसान था, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बात आती है भैया ये इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन बता दो जल्दी से। हाँ जी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज ए प्राइस, इट इज ए प्राइस। ये क्या है, एक प्राइस है। वैसे तो सारे ही प्राइस हैं, लेकिन इसमें से ये वाला प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये कौन सा प्राइस है, तो आप बोलोगे इट इज ए प्राइस एट विच या फिर एट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम प्राइस। आसान है, उस प्राइस को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे चलते हैं। वहीं पे जो क्वांटिटी फिक्स होती है ना कि हम कितनी क्वांटिटी बेचेंगे और एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सारी ही क्वांटिटी हैं, लेकिन ये वाली क्वांटिटी जो होगी जहां पे कंज्यूमर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो आप बोलोगे इट इज ए क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटिटी एट विच या फिर वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल। चलिए अब कोई भी आगे डायग्राम आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले ये तीनों डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से नोट करो भाई, 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम टॉपिक खत्म हो गया भाई आपका। अगला चलेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल, फटाफट से नोट करिए। हाँ भाई, शुक्र है। फिर तो टॉपिक का नाम आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल। लेकिन इस टॉपिक को चालू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, इसलिए उसे ध्यान से जरूर से पक्का से कर लेना। ठीक है भाई, चलिए अब टॉपिक का नाम क्या है, देखिए ध्यान से। आपने जस्ट अभी अभी सीखा कि इसको बोलते हैं डिमांड और इसको बोलते हैं सप्लाई, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और यहीं पे जो प्राइस फिक्स होता है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। सिंपल। यहीं पे जो क्वांटिटी फिक्स होती है इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल। क्या है भैया, इतने सारे प्राइस में से हम इक्विलिब्रियम प्राइस ही क्यों डिसाइड करें, बाकी प्राइस डिसाइड करने में क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस ही क्यों चाहिए, हमें क्यों ही देखना है इक्विलिब्रियम प्राइस, हमें डिमांड और सप्लाई की जरूरत ही क्यों है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए ध्यान से, अगर हमने इसके अलावा कोई प्राइस डिसाइड कर दिया, इसके अलावा कोई प्राइस डिसाइड कर दिया, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्राइस ऊपर वाला ले लिया, यानी ज्यादा प्राइस ले लिया, सिंपल, ये वाला प्राइस फिक्स कर लिया अपने प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमने इक्विलिब्रियम प्राइस से, यानी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे हमने ज्यादा प्राइस ले रखा है। सिंपल ना। तो हम यहाँ पे सप्लाई तो हम ज्यादा करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट से ज्यादा प्राइस मिल रहा है ना हमें, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम माल तो ज्यादा बेचना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई खरीदना चाहेगा महंगे प्राइस पे, नहीं। तो डिमांड देखो कहाँ पे, यहाँ पे, तो डिमांड कितनी होगी हमारी, कम। सिंपल। हम ज्यादा माल बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारा माल क्या बनेगा, बिकेगा कम। इसको बोलते हैं एक्सेस, क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं इसे सर, एक्सेस सप्लाई। यानी जहां पे हमारी सप्लाई तो ज्यादा होगी, हम ज्यादा माल बेचना चाहेंगे, लेकिन डिमांड करने वाले लोग ही नहीं होंगे, क्योंकि प्राइस क्या है चीजों का, ज्यादा, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, एक्सेस सप्लाई। और जब भी ऐसा केस होता है, यानी मैंने सामान तो ज्यादा बना लिया लेकिन खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, जब भी ऐसा केस होगा तभी उस टाइम पे मेरे पास बच जाएगा स्टॉक जो कि नहीं बिकेगा। सिंपल। इसे बोलते हैं हम अनडिजायर्ड स्टॉक। क्या बोलते हैं इसे, अनडिजायर्ड स्टॉक। ऐसा स्टॉक जिसे मैं बचाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने प्राइस ज्यादा रखे थे तो लोग कम आ रहे थे खरीदने, इसलिए मेरे पास क्या बचेगा, स्टॉक, जिसे हम क्या बोलेंगे, अनडिजायर्ड स्टॉक। और अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया, यानी मेरा माल पूरा नहीं बिका, और इसी वजह से मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस। इतना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कंज्यूमर सोचेगा, या सॉरी एक सेलर सोचेगा कि उसको क्या हो रहा है, लॉस, क्योंकि वहां पे क्या बचा हुआ है, अनडिजायर्ड स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं भाई, अगला टॉपिक। अगर हमने उस चीज का प्राइस क्या रख दिया, कम रख दिया, अगर हमने किसी चीज का प्राइस क्या रख दिया, कम, तो वहां पे हम सामान तो कम बेचना चाहेंगे, सेलिंग क्या होगी, सेल क्या करेंगे, हम सामान कम बेचेंगे, कम क्वांटिटी बेचेंगे, लेकिन वहीं पे खरीदने वाले क्या आएंगे, खरीदने वाले बहुत सारे, क्योंकि चीजों का प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। डिमांड क्या होगी, ज्यादा, लेकिन सप्लाई क्या होगी, कम। लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्सेस डिमांड। क्या है यहाँ पे, एक्सेस डिमांड। जितना हम बेचना नहीं चाहते उससे ज्यादा लोग मांगने वाले आ रहे हैं, तो यहां पे भी हमें लगेगा फियर ऑफ लूजिंग समथिंग,
यानी कि हमें डर लगेगा कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घाटा करवा रहे हैं, क्योंकि हम उतना सामान बेच नहीं पा रहे जितना सामान खरीदने वाले आ रहे हैं हमारे पास। सिंपल, हमको लगेगा जो हमारे पास खरीदने वाले लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे सामान खरीद के जाने चाहिए, लेकिन वो सामान खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सामान ही नहीं है, क्योंकि कम प्राइस पे हम कम सामान बेचना चाहते हैं, है ना भाई। तो इस वजह से वो जाएंगे अपने दुकान को छोड़ के, और हमको लगेगा कस्टमर काश में ले लेता, कस्टमर को काश में सामान बेच पाता। सिंपल सर, तो इस तरीके का डर लगता है। तो इस तरीके से भी हमको प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी वजह से हमें जब भी प्राइस डिसाइड करना होता है वो कौन सा लेना होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे डिमांड भी उतनी हो जितनी हम सप्लाई करना चाहें, या फिर सप्लाई भी उतनी हो जितनी लोग डिमांड करना चाहें। सिंपल, दोनों बराबर रहे, उस जगह पे हम जो प्राइस डिसाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। आसान इतना, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी कौन सी, एक्सेस सप्लाई की और एक्सेस डिमांड की। सिंपल, फटाफट से नोट करो, जिसको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया उसको क्या ही समझाना। सिंपल भाई, फटाफट से नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, शुक्र है। फिर तो टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो हम टॉपिक करने वाले हैं क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो इससे इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें सीखना है। सिंपल सर, चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, अगर मान लेते हैं डिमांड बढ़ जाए तब इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर दूसरा टॉपिक कि अगर डिमांड घट जाती है तब इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सिंपल सर, समझिए एक बार ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये प्राइस हमारा, ये रहा हमारी क्वांटिटी, ठीक है, और ये रहा आपका डिमांड कर्व, और ये है सप्लाई कर्व। जहां पे काटते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इतना तो सिंपल वैसे, जहां पे एक दोनों काटते हैं डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम। सिंपल, चलिए। और यहीं पे जो प्राइस फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहीं पे जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि ओपी हो गया हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम, और ओक्यू हो गया हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल, चलिए। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए, अगर कोई भी चीज बढ़ती है, जैसे डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, अगर ये बढ़ेगा तो किस तरफ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में। तो याद रखना, जब भी चीज कोई बढ़ती है तो वो राइट की तरफ जाती है। सिंपल, जैसे आपको पता है ना, ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो जब कोई चीज बढ़ती है तो राइट में जाएगी, कोई चीज घटानी है तो लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, समझ गए होंगे। आगे चालू करते हैं। तो कह रहा है डिमांड कर्व को बढ़ाइए। तो अगर डिमांड बढ़ेगी, जैसे डी डी ये डिमांड कर्व, अगर बढ़ेगा तो राइट में जाएगा, और ये हो गया हमारा नया डिमांड कर्व D1 D1। अब समझिए डिमांड बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ा। देखो, डिमांड ये वाला था पहले, सप्लाई ये वाली थी। अब इससे क्या हुआ, अब डिमांड बढ़ गया, यानी डी से हम चले गए D1 पे। सिंपल, अब देखो इक्विलिब्रियम कहां पे है, अब कहां पे काट रहे हैं डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को, तो वो काट रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम। क्या बन गया ये, नया इक्विलिब्रियम। ये पुराना इक्विलिब्रियम था, ये बन गया नया इक्विलिब्रियम। यानी हम ई से कहां पे चले गए, E1 पे, यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो गया, यानी हम कहां पे चले गए, कंक्लूजन। कंक्लूजन, हम कहां पे चले गए, हम ई से चले गए E1 पे। सिंपल, दूसरी चीज, अब इससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए। तो यहां से जो नया प्राइस फिक्स होगा वो ये वाला होगा, यानी कि प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। यानी कि प्राइस पी ओपी से कहां पे चले गए, ओपी से OP1 पे, यानी कि प्राइस जो है वो क्या हो गए, प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। सिंपल। अब क्वांटिटी डिमांड क्या होगी इससे, देखिए क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, यानी हम OQ से कहां पे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे OQ1 पे। सिंपल, यानी यहां से क्वांटिटी भी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। सिंपल, ये पड़ेगा इससे इफेक्ट डिमांड बढ़ने से। किससे इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ने से। तो जब भी बोले डिमांड बढ़ाने का डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है, आप डिमांड की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डेफिनेशन, ये सब लिख के, और इसके बाद आप लिख के आना स्टेप्स। क्या लिख के आना, स्टेप्स, कि मैंने ये किस तरीके से बनाया। जैसे कि पहले आप बताओगे इनिशियल प्राइस हमारा मतलब ओपी था, इनिशियल क्वांटिटी हमारी OQ थी, इनिशियल डिमांड कर्व DD था, इनिशियल सप्लाई कर्व SS था, जहां पे वो काटते थे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था। उसके बाद सेकंड स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डिमांड में चेंज करना है, हमने डिमांड को बढ़ाया, राइट में शिफ्ट किया, जिससे हमारा डिमांड कर्व DD से चल के कहां पे चला गया, D1 पे। सिंपल। फिर तीसरा स्टेप, इससे हमारा नई चीजें क्या बनी, इससे हमारा नया डिमांड कर्व फॉर्म हुआ D1 सिंपल। इससे हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस बना, सॉरी इक्विलिब्रियम बना E से E1। सिंपल, बढ़िया। इससे हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस बना OP से OP1, और नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई OQ1। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से आप अपने स्टेप्स लिख के आओगे कि मैंने कैसे बनाया ये आपका पूरा पूरा कर्व। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत इजी था, आप आराम से कर लोगे, आप बड़े बच्चे बन चुके हो। सिंपल, आगे चलते हैं। एक बार डिमांड घटाने वाला भी टॉपिक बता देता हूं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही बार समझ लो, फिर आपका टॉपिक खत्म डिमांड वाला। सिंपल, डिमांड घटेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ध्यान से।
यहाँ पे शो करना है फिर से प्राइस, यहाँ पे शो करेंगे क्वांटिटी। ये रहा आपका डिमांड कर्व और ये रहा आपका सप्लाई कर्व। जहां पे दोनों एक दूसरे काटते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल। वहीं पे जो प्राइस फिक्स होता है वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और वहीं पे जो क्वांटिटी फिक्स हुई उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आसान। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन वाला कि डिमांड कर्व को घटाना है। अब डिमांड को घटाएंगे तो वो लेफ्ट में आएगा, तो डिमांड हमारी ये वाली है, बस इसी को बनाना है, इसी के पैरेलल लेफ्ट में बस। तो बस यहां से बन गया हमारा डिमांड कर्व, ये बन गया हमारा D1 D1। सिंपल इतना। अब देखिए क्या हुआ, पहले डिमांड कर्व ये था, सप्लाई कर्व ये था। सिंपल। कहां पे काट रहे थे, इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, है ना। अब देखिए अब डिमांड यहाँ से लेफ्ट में कम हो गया है, यानी डिमांड क्या हुई है, कम, तब डिमांड हो गया यहाँ पे आ गया। अभी कहां पे काटेंगे एक दूसरे को, डिमांड और सप्लाई, ये काट रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये बन गया हमारा E1 नया इक्विलिब्रियम। यहीं पे जो प्राइस डिसाइड हुआ वो बन गया P1, यानी प्राइस क्या हुए, घट गए। तो इस केस में प्राइस क्या हो रहे हैं, कम, और क्वांटिटी भी क्या हो रही है, कम। इस केस में क्या था, प्राइस क्या हो रहे थे, ज्यादा, और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही थी, ज्यादा। सिंपल। यहाँ पे क्वांटिटी भी घट गई ना, Q से हम Q1 पे आ गए। सिंपल। तो आपको यही बता के आना है, प्राइस घट रहे हैं, क्वांटिटी घट रही है, किसकी वजह से, डिमांड घटने से, और यहाँ पे डिमांड बढ़ने से क्या क्या हो रहा था वो इफेक्ट आपको बताना है। आसान है ना, बहुत आसान है, बस आपको डायग्राम आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम नहीं आ रहा है फिर तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वरना आप आराम से कर लोगे। सिंपल। बढ़िया। तो मैंने आपको दोनों डायग्राम सिखा दिए डिमांड वाले, ठीक है, चाहे वो बढ़ाने वाला हो चाहे वो घटाने वाला हो। अब हम करेंगे सप्लाई वाला, ठीक है। सप्लाई वाले से क्या चेंजेस होते हैं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए। हाँ भाई, शुक्र है। तो अगला टॉपिक आता है सप्लाई का। अब हो सकता है कह दे कि वो सप्लाई बढ़ रही है या फिर सप्लाई घट रही है, तो इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझाइए। बहुत इजी है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप बोलोगे फिर से वही चीज कि प्राइस ये था और क्वांटिटी ये थी। ये हमारा डिमांड कर्व हुआ करता था और ये हमारी सप्लाई कर्व हुआ करती थी। जहां पे काटता था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था, जहां पे प्राइस फिक्स हुआ वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना सिंपल। तो पहले इतना ही था। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सप्लाई को क्या करना है, बढ़ाना है। अब कोई भी चीज बढ़ती है तो कहां पे जाती है, राइट साइड में जाती है। सिंपल। चलिए, तो सप्लाई कर्व ये है, बस इसी के पैरेलल बनाना है आपको, बस वो राइट साइड में बनाना है थोड़ा। तो बस ये बन गया आपका सप्लाई कर्व S1 S1। तो सोचिए, पहले डिमांड ये थी, सप्लाई ये थी, कहां पे काट रहे थे, इस जगह पे, ये इक्विलिब्रियम था। अब डिमांड तो वही है, बस सप्लाई हमारी बढ़ गई, यानी सप्लाई यहां से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। सिंपल। बढ़िया। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा पॉइंट बन चुका है इक्विलिब्रियम वाला, ये वाला। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। इससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा कि प्राइस जो है वो कम हो गए और जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब इससे क्या लिख के आओगे, इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इससे जो प्राइस है चीजों के वो घट जाएंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो हम ज्यादा सेल कर पाएंगे, ज्यादा बेच पाएंगे। सिंपल। बढ़िया। इससे सप्लाई बढ़ने से। और लिखना वैसे ही है, पहले आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्टेप्स लिखने हैं, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। सिंपल। तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगला टॉपिक सप्लाई घटाना है। देखिए जी, सप्लाई घटाने के लिए बोले बहुत सिंपल डायग्राम। ये रहा डिमांड, ये रही सप्लाई, जहां पे काटेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डायग्राम बेसिक वही बन गया। कह रहा है सप्लाई घटानी है, सप्लाई मतलब ये वाला कर्व है सप्लाई का। अब इसको घटाना है तो लेफ्ट में आएगा, तो बस लेफ्ट में बना दो थोड़ा सा। ये हो गया हमारा S1 S1 नया सप्लाई कर्व। तो देखो, ये पुराना डिमांड कर्व था हमारा, ये पुरानी सप्लाई कर्व थी जहां पे काट रहे थे इक्विलिब्रियम था, लेकिन इस बार सप्लाई कर्व यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये नया सप्लाई कर्व आ चुका है। बस अब कहां पे काट रहे हैं, वो काट रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसको हम बोलेंगे नया इक्विलिब्रियम। सिंपल। प्राइस जो हो गया वो कौन सा हो गया, ये वाला, यानी प्राइस बढ़ गए, और क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी घट गई। सिंपल। अब बोलोगे जो प्राइस है वो तो बढ़ गए, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। किससे, सप्लाई के घटने से। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं अपने लिए, ठीक है। फटाफट से नोट करिए भाई। हाँ जी, शुक्र है। चलिए, अब एक जो टॉपिक है ना वो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है डायग्राम बाकी सबके कंपैरिजन में। अभी डायग्राम क्या कह रहा है सुनिए, यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक हमने सीखा खाली या तो डिमांड बढ़ रही है डिमांड घट रही है, या फिर सप्लाई बढ़ रही है सप्लाई घट रही है। इस बार कहेगा अगर दोनों में ही चेंज हो जाए, क्या हो जाए, दोनों में ही चेंज। यानी क्वेश्चन कैसे कह रहा है सुनिए, वो क्वेश्चन वाला कह रहा है डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, बताओ इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, बताओ इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे इक्विलिब्रियम पे हमारे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डिमांड अगर बढ़ जाए और सप्लाई वो भी बढ़ जाए तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कह रहा है मास्टर पागल हो गया हमारा, कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, तीनों तो सेम ही बात है। नहीं सर, थोड़ा सा चेंज है। क्या, देखिए यहाँ पे डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है और सप्लाई कम, यहाँ पे दोनों में बराबर चेंज आ रहा है, और यहाँ पे सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड हमारी कम बढ़ रही है।
तो इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको समझाने के लिए कह रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगला टॉपिक वो आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप खुद को करना है, सिंपल, वो नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। देखिए, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो आप डायग्राम बना लो, इक्विलिब्रियम पता कर लो। जब एग्जाम में करोगे ना तो भाई पहले डेफिनेशन लिखना, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डेफिनेशन, जो आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है भाई, चलिए, डिमांड की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन, इन सब की डेफिनेशन आप लिख के आना वहां पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप बताना, ये होता है हमारा डिमांड कर्व, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, जहां पे काटते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहीं पे जो प्राइस फिक्स होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहीं पे जो क्वांटिटी फिक्स होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना सिंपल। चलिए, अब इस बार कह रहा है डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, मतलब दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। अब जब दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों को ही कहां पे बनाना है, थोड़ा सा राइट साइड में बनाना है, सिंपल। लेकिन देखो थोड़ा सा चेंज है, क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डिमांड जो है ना वो बढ़ तो रही है लेकिन वो ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई थोड़ी सी बढ़ रही है। तो सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाना है और डिमांड को ज्यादा। चलिए, तो डिमांड अगर बढ़ानी है तो मैं राइट में लेके जाऊंगा, बढ़िया, बहुत अच्छे, तो मैं राइट में लेके गया और ये बन गई हमारी डिमांड। और देख लो, मैंने ध्यान से देख लो, मैंने डिमांड को ज्यादा बढ़ाया, देखो इतना सारा बढ़ा दिया, सिंपल, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व नया वाला, ज्यादा चेंज कर दिया। सप्लाई को भी बढ़ाना है तो उसको भी राइट में ले जाना पड़ेगा, लेकिन सप्लाई को थोड़ा सा ही बढ़ाना है। तो ये सप्लाई कर्व था, है ना, इसको बस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा, ये बन गया हमारा नया सप्लाई कर्व, थोड़ा सा बढ़ाया। आप चाहो तो थोड़ा सा और बना सकते हो, बस मेक श्योर ये करना कि आपको ना डिफरेंस दिखाई दे, डिमांड में ज्यादा बढ़ी, मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ी है और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी है। मैंने बहुत थोड़ा ही बढ़ा दिया, आप चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा मत कर देना कि दोनों दिखाई दे कि दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, सिंपल, ये बात याद रख लेना आप। चलो करते हैं, तो डिमांड भी बढ़ाना है, सप्लाई भी बढ़ाना है, बस डिमांड को ज्यादा बढ़ाना था तो मैंने बना दिया। तो देखो, पुराना डिमांड ये, पुरानी सप्लाई है, जहां पे काट रहे थे वो इक्विलिब्रियम था। अब हमारा डिमांड कर्व भी बढ़ चुका है और हमारी सप्लाई कर्व भी बढ़ चुका है। अब दोनों बढ़ चुके हैं जब, तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम ढूंढना है। अब इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, कहां पे काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ, तो इस पॉइंट पे वो काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको बोलेंगे हम नया इक्विलिब्रियम। और यहीं पे जो प्राइस डिसाइड होगा, फिक्स होगा, वही होगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहीं पे जो क्वांटिटी फिक्स हुई उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सिंपल। इससे क्या इफेक्ट पड़ा, इससे प्राइस भी बढ़ गया और इससे क्वांटिटी भी प्रोडक्ट की बढ़ गई, ज्यादा सेल हो रही है, सिंपल। ये आपको लिख के आना है, पहले आप स्टेप्स लिखोगे उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप्स बताए ना, पहले इनिशियल डिमांड करो, हमारा डीडी था, इनिशियल प्राइस ओपी था, ये सब लिखना है आपको, सिंपल। एक सेकंड भाई, तो शुक्र है भाई। अगला पॉइंट आता है, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है लेकिन दोनों बराबर बढ़ रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से। तो यहां पे शो करेंगे प्राइस और यहां पे शो करेंगे क्वांटिटी। अब देखिए, ये रहा हमारा डिमांड कर्व और ये रहा सप्लाई कर्व, सिंपल इतना। ये था इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम, यहाँ पे प्राइस जो डिसाइड हुआ वो इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिसाइड हुई वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जितनी डिमांड बढ़ानी है उतनी ही सप्लाई बढ़ानी है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस केस में मेरे को पता है दोनों, अगर मैं दोनों सेम बढ़ाऊंगा तो प्राइस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों एक ही जगह पे आए, यानी कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा के बस ऐसे और ऐसे, सॉरी उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बन गया भाई, स्केल नहीं है ना मेरे पास, आपके पास वहां पे स्केल होगा, सिंपल। तो इस तरीके से आपको बनाना है डिमांड। तो ये आपका डिमांड कर्व बनाया, ये आपका सप्लाई कर्व बनाया। तो जितना आपने डिमांड में चेंज किया उतना ही मैंने सप्लाई में चेंज किया, जितनी मैंने डिमांड बढ़ाई है उतनी ही सप्लाई बढ़ाई है, जिससे क्या हुआ, जिससे इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम बस थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया, सिंपल। प्राइस पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस खाली क्वांटिटी जो थी वो क्वांटिटी बढ़ गई, यानी क्यू से हम कहां पे चले गए, क्यू से Q1 पे। तो आप बोलोगे प्राइस जो है वो उसमें चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट समझते हैं, लास्ट वाला, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों में अगर सेम चेंज हो रहा है, जितने से डिमांड बढ़ रही है उतने से ही सप्लाई को बढ़ाएगी, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे अगर घटाना होगा तब भी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, बस प्राइस वहीं रहेंगे कॉन्स्टेंट, बस क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में क्या होगा, डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, मगर इस बार सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। तो देखिए, ये था आपका डिमांड कर्व, ये था आपका सप्लाई कर्व, दोनों जहां पे काटते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहीं पे जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सिंपल। अब कह रहा है दोनों को बढ़ाना है, बस सप्लाई को ज्यादा, तो सप्लाई यहाँ पे चलो मैं ज्यादा बढ़ा देता हूँ, तो मैंने ज्यादा बढ़ा दी सप्लाई, ये बन गया हमारा S1, सिंपल, राइट में ज्यादा ले गया मैं। डिमांड में बढ़ानी है मगर थोड़ी सी, तो डिमांड को थोड़ा सी बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, बस थोड़ा सा बढ़ाया बस खाली, ये हो गया हमारा नया डिमांड कर्व। अब इससे देखो, नया डिमांड और नई सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे, तो बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम, और यहीं पे जो प्राइस डिसाइड होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस नया वाला, और यहीं पे जो क्वांटिटी होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो प्राइस है वो गिर गए, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है सर। ये आपके कंक्लूजन थे तीनों डायग्राम के। अब सेम ऐसे ही तीनों डायग्राम आपको घर पे बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं सुनिए ध्यान से, आपका होमवर्क, और पूरा अच्छे तरीके से करना भाई। कि पहला क्वेश्चन क्या रहा है,
डिमांड भी घट रही है और सप्लाई भी घट रही है, बस इस बार डिमांड ज्यादा घट रही है। अगले में दूसरा क्वेश्चन, डिमांड घट रही है सप्लाई भी घट रही है, बस दोनों बराबर घट रहे हैं। ठीक है, डिमांड घट रही है, सप्लाई में भी डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, और इस बार सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है। सिंपल, सप्लाई ज्यादा घट रही है। तो आपको आराम से ये तीनों डायग्राम ही बना के दिखाने हैं। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से बना लोगे ना, मुश्किल तो नहीं होने वाली। बढ़िया, अगर कोई डाउट है फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप आराम से आइए कमेंट करिए। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे खत्म होता है दूसरा टॉपिक जो हमने किया था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, सॉरी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं मार्केट एलोकेशन, जिसके अंदर हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक प्राइस सीलिंग क्या होता है, एक फ्लोर प्राइस क्या होता है। जैसे आपने समझ लिया वैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुक्र है। चलिए भाई, तो अब टॉपिक का नाम आता है प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहला टॉपिक आता है प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग क्या होता है, ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। ठीक है, अगला टॉपिक है यहां पे करेंगे प्राइस फ्लोर, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस। चलिए, तो बात आती है ये मैक्सिमम प्राइस या फिर मिनिमम प्राइस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाओ भैया। कुछ नहीं सर, आपको पता है ये बात कि डिमांड और सप्लाई जहां पे काटेंगी वही इक्विलिब्रियम होता है, वहीं पे पूरी मार्केट किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड करेगी। सिंपल ना। तो कई बार क्या होता है, किसी चीज का प्राइस ना बहुत ज्यादा कम रख दिया जाता है, जिससे फार्मर्स को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लेते हैं फार्मर ने कोई सामान बनाया, कितने में 10 रुपए के भाव में कोई सामान उगाया है। ठीक है, यानी 1 किलो गोभी उनकी पड़ रही है कि कॉस्ट उनकी पड़ रही है 10 रुपए की। ठीक है, चलिए, अब वहीं पे जब वो बेचने जाता है, उस फार्मर मतलब जो फार्मर है वो अपनी फसल को, गोभी को बेचने जाता है किसी साहूकार के पास, तो साहूकार कहता है भाई पूरी मार्केट में तो रेट चल रहा है 5 रुपए का, प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट ने क्या डिसाइड किया किलो में, 5 रुपए, तो हम आपको उस गोभी के लिए कितने रुपए देंगे, 5 रुपए। फार्मर कहता है सर 10 रुपए में तो मैंने बनाई है, इसे 5 रुपए में कैसे बेच दूं, मेरा तो घाटा हो जाएगा। सिंपल। तो ऐसे में केस में दिक्कत हो जाएगी, फार्मर अच्छे तरीके से मतलब अगली बार प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, पैसा ही नहीं कमा पाएगा अगली बार, तो उसे प्रोडक्शन खेती बाड़ी क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, जो कि बेसिक नीड है, जरूरत है बेसिक बहुत ज्यादा। तो ऐसे केस में अब आती है गवर्नमेंट। कौन आती है सर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है सर ऐसे हताश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है हम जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस, उससे ज्यादा आपको पैसे देंगे, मार्केट प्राइस से आपको क्या देंगे, ज्यादा प्राइस से। सिंपल, हाँ जी, ये पैसे आपको देंगे। यानी कि जैसे मार्केट में मान लो चल रहा है 5 रुपए पे किसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको देंगे 15 रुपए प्राइस, जितना आपको मिलना चाहिए था। यानी कि अगर क्या कहते हैं आपने गोभी उगा रखी है 10 रुपए के भाव में, तो हम आपको 15 रुपए दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे आपके प्रॉफिट हो जाए ताकि। सिंपल से, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कितने रुपए, 15 रुपए, फालतू पैसा दे रही है गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, इससे जो फार्मर है उनको जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो उनको प्रॉफिट होगा, ताकि अगली बार वो क्या करे, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर पाए। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। हाँ, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई आपको 15 रुपए से भी ज्यादा पैसे दे रहा है, जैसे अगर आपको कोई मिल गया ठेकेदार या फिर आपको कोई मिल गया साहूकार जो आपसे गोभी खरीद रहा है, जो कहता है कि मैं आपको 20 रुपए या 25 रुपए भी दे दूंगा उस गोभी के, तो आप उसको बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई 15 रुपए दे रहा है, क्या दे रहा है, 15 रुपए, यानी 15 रुपए या उससे कम पैसे दे रहा है आपको कोई, तो फिर क्यों बेचोगे उसे, आप सीधा गवर्नमेंट को बेचो। गवर्नमेंट कितने में लेगी आपसे, 15 रुपए में। अगर आपको कोई 14 रुपए भी दे रहा है उस गोभी के, तो आप क्यों बेचोगे उसे, सीधा किसको बेचोगे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको कितना देगी, 15, वो तो फिक्स कर दिया है। सिंपल। तो गवर्नमेंट कहती है आप फसल उगाओ, खेती करो, आपको फिक्स है कि मिनिमम कम से कम आपको 15 रुपए तो मिलेंगे, कोई और ना देगी तो गवर्नमेंट ही खरीद लेगी आपसे सामान, कितने में, 15 में। इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस, या फिर आप बोल सकते हो क्या, प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग क्या है, एक ऐसा प्राइस जो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, ऊपर होता है, जो कि किसके लिए डिसाइड किया जाता है, गरीब किसानों के लिए। तो आप क्या बोलोगे इसकी डेफिनेशन, प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे इट इज ए प्राइस which is decided which is decided by the government for the poor farmers। सिंपल। जो एक प्राइस है जो कि कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट, वो भी किसके लिए, पुअर फार्मर्स के लिए, which is usually above
द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि ज्यादातर हमेशा ही क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उससे क्या होता है, ऊपर होता है। सिंपल। ऐसे प्राइस को क्या बोलते हैं हम, प्राइस सीलिंग या फिर मिनिमम प्राइस। आसान था कि आपको किसानों को कम से कम 15 रुपए तो मिलेंगे। अब कई बार पूछ लेता है इसके इंप्लीकेशंस क्या है, या फिर इससे इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी मार्केट पे। इससे पता है क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज, जो किसान होते हैं ना, जो वो अच्छा प्रोडक्ट अलग छाटने जाते हैं, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट को वो प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे, साहूकार को बेचेंगे 25 रुपए में, 50 रुपए में, अच्छी क्वालिटी में। सिंपल, बढ़िया। लेकिन जो सरकार को बेचेंगे, क्योंकि सरकार ने बोल रखा है ना कि सरकार चाहे कैसा भी सामान हो आपका 15 रुपए में खरीद लेगी। सिंपल, इससे पैसा कोई 1 रुपए भी कम नहीं देगा आपको। तो जो खराब सामान होता है वो किसान किसको बेच देते हैं, गवर्नमेंट को। सिंपल। इसलिए आपने देखा होगा राशन की दुकान पे जो सामान आता है वो कहां से आता है, यहीं से तो आता है। तो इसलिए वो सामान क्या होता है, थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का होता है। तो किसान क्या वैसे बनाते हैं, पुअर, अरे क्या लिखा, हाँ जी, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके पूरे। तो इसलिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी। सिंपल। तो आपको ये चीजें लिखनी। सिंपल, इसके बारे में खासकर। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम क्यों किया, गवर्नमेंट ने काम किया मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए, किसको, फार्मर्स को। तो आप बोलोगे इससे फार्मर्स को क्या मिलता है, मोटिवेशन। क्या मिलता है फार्मर्स को, मोटिवेशन, जिससे वो क्या करते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से नहीं खरीदना चाहते तो आप मार्केट से जाके खरीदो। किसान मार्केट में भी तो बेचते हैं ना सामान, बढ़िया क्वालिटी का जो सामान होता है। सिंपल। तो क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और मोटिवेशन मिलता है किसको, फार्मर्स को। सिंपल। ये इसके इफेक्ट है किसके, प्राइस सीलिंग के। आगे चले, फ्लोर प्राइस क्या होता है सुनिए। अब ये होता है कंज्यूमर के लिए। अब कंज्यूमर कभी सामान खरीदने जाता है तो फिर उसके साथ भी धोखाधड़ी होती है। कंज्यूमर के साथ बोला जाता है भाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, यानी कि कितना, 100 रुपए। अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हो, गेहूं चावल कुछ लेने जा रहे हो, तो बोलेंगे 100 रुपए का प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया है। तो आपको वो चावल गेहूं कितने का पड़ेगा, 100 रुपए किलो। सिंपल। आप एक कंज्यूमर, गरीब इंसान हो, मतलब कि कमाने वाले, आपको दिन के दिहाड़ी की मजदूरी के 200 रुपए कमाते हो आप पूरे दिन में। तो 100 रुपए में आप पूरी फैमिली का खर्चा कैसे उठा पाओगे। सिंपल सर, जब 100 रुपए किलो गेहूं चावल हो जाएगा तो गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो सर, अगर आप गरीब हो, आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हो, गरीबी रेखा से नीचे आते हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आपको इनसे सस्ते दामों पे, मार्केट ने आपके लिए ये वाला प्राइस डिसाइड किया है, हम उससे कम प्राइस डिसाइड करेंगे, यानी 20 रुपए में, 30 रुपए में, 2 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में गेहूं चावल आपको प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सर। तो ये प्राइस गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट प्राइस से कम प्राइस रखा। सिंपल। ये प्राइस किसका है, ये गवर्नमेंट का प्राइस है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस, वो क्या है, गवर्नमेंट के प्राइस से कम। गवर्नमेंट कह रही है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 रुपए देने हैं बस, खाली उस गेहूं चावल के लिए जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। सिंपल। उससे ऊपर कोई भी आपको मतलब रुपए चार्ज नहीं करेगा। ये आपके लिए मैक्सिमम प्राइस है जो आपको पे करना है। सिंपल। इसलिए इस प्राइस का नाम क्या रखा गया, मैक्सिमम प्राइस, जो कि हमेशा ही इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, नीचे। तो याद रखना, मैक्सिमम प्राइस है तो ये नहीं ऊपर ले जाओ, नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे। और जो मिनिमम प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, ऊपर होता है। सिंपल, परफेक्ट। आगे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो आप वही सेम डेफिनेशन, इट इज ए प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर पुअर कंज्यूमर्स। एक ऐसा प्राइस जो कि किसके लिए डिसाइड किया गया है, पुअर फॉर कंज्यूमर्स के लिए, विच इज यूजुअली बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि ज्यादातर बिलो होता है, नीचे होता है, किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से। अब पूछेगा इससे इफेक्ट क्या पड़ते हैं। अब आपने देखा होगा सर, राशन की दुकानों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये राशन, ये 2-3 रुपए किलो चावल कहां से मिलते हैं, राशन के, कोटा की दुकानों से, जहां से कोटा से आप सामान लेके आते हो, है ना भाई, जो राशन बांटती है गवर्नमेंट। चलिए, अब वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहली चीज लॉन्ग लाइन्स, आपको लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। दूसरी चीज ब्लैक मार्केटिंग, लोग सस्ते में वहां से खरीद के महंगे में बेचना चालू कर देते हैं। सिंपल। तीसरी चीज बैड क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है सर, थोड़ी सी खराब होती है इसकी, क्योंकि प्रोडक्ट 2 रुपए में भी तो मिल रहा है भाई, ठीक है। जो किसान होते हैं वो घटिया प्रोडक्ट यहाँ पे बेच देते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में बेच देते हैं। सिंपल इतना, बढ़िया। तो भाई यहाँ पे होता है आपका पूरा चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। हाँ जी। और आपने नहीं कर रखा पहले से तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम तो कर दियो बाद में, ठीक है, जब टाइम मिले आराम तो कर दियो, ठीक है। हाँ जी, जब टाइम मिले तब कर दियो।
हाँ जी, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना पक्का, ठीक है। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल इतना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। टाटा बाय बाय। चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलेंगे सातवें चैप्टर के साथ। जिसको नोट करना है भाई नोट करो फटाफट।